बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। मैं रॉज इंडिया के तरफ से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राहुल विश्वकर्मा हूं और हम यहाँ मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना की ट्रेनिंग करने आए हैं। और जैसे कि मैं बता दूं, हमारे बीच बहुत ही सीजन डॉक्टर श्रवण कुमार जी हैं जो कि बिहार से हैं, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और इन्हीं के साथ हम आज की ट्रेनिंग करेंगे जो कि फर्स्ट एड और आपदा प्रबंधन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं शाला के लिए, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा डॉक्टर श्रवण जी को। श्रवण जी, वेलकम सर। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा छत्तीसगढ़ के उन सारे शिक्षकों को जो विद्यालय के प्रति अपनी संवेदनशीलता रखते हैं, यानी बच्चों के प्रति, विद्यालय परिवार के प्रति। मित्र, आप सारी चीजों को पहुंचा ले जाएंगे विद्यालय के माध्यम से बच्चों को देते हुए समुदाय तक। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। चलिए हम आपको लिए चलते हैं दोस्त, विभिन्न वैसी स्थितियों की ओर जहां कभी न कभी जिसका सामना हम करते हैं और परेशान होते हैं। मित्र, दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, विपदा आती हैं, आपदाएं आती हैं। हम चाहेंगे कि पहले आपसे इस बात की चर्चा करें कि क्या हम लोग खतरों से वाकिफ हैं। भाई, खतरे हमारे जिंदगी में पल पल आते रहते हैं और उन्हीं खतरों से निपट जाने का निपुणता हम खुद तो अपनी क्षमता वर्धन करके करेंगे ही, हम करेंगे बच्चों का भी क्षमता वर्धन। और इस बच्चों के क्षमता वर्धन के साथ साथ जो चीजें क्षमता वर्धन के माध्यम से हमारे बीच आएंगी वो हम लेकर जाएंगे परिवार तक, समुदाय तक। आइए पहले हम खतरों की चर्चा करने के पहले आपको लिए चले विद्यालय के इतिहास में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो विद्यालय को इस बात के लिए तैयारी की मजबूरी करते हैं कि वो। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा सशक्त नमन है छत्तीसगढ़ के तमाम शिक्षकों को जो अपने प्रांत के प्रति इतना संवेदनशील है और इस बात के लिए जागरूक भी कि यदि आपदाएं आ जाएं, विपदाएं हो जाएं तो क्या करना है हमें, यह सीखने के लिए। और यही नहीं, सीखी हुई इन बातों को बच्चों के माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए मित्रों, और परिवार से होता हुआ समुदाय तक, यानी समुदाय को कैसे सक्षम बनाएंगे, इसके लिए मैं सत सत नमन करता हूं छत्तीसगढ़ के उन अध्यापकों का जो संवेदनशील है, छत्तीसगढ़ प्रांत को आपदा सह राज्य बनाने के लिए तत्पर। फिर एक बार नमन। और आपको अब हम लिए चलते हैं आपदा प्रबंधन, विपदा प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की ओर। लेकिन इसके पहले हम आपको लिए चलेंगे दोस्त विद्यालय में घटित कुछ घटनाओं की ओर, ताकि ये एक पृष्ठभूमि हमारे दिमाग में यह बन जाए कि कैसे ये घटनाएं होती है और क्यों इनसे निकल जाने का हमारा प्रयास आज महत्वपूर्ण हो गया है। मित्रों, विद्यालय समुदाय का एक अंग होता है और यदि समुदाय प्रभावित हो जाए तो प्रभावित विद्यालय स्वतः ही हो जाता है। इस क्रम में मैं आपको लिए चलूंगा गुजरात भुज। हम सभी जानते हैं गुजरात का भुज भूकंप के लिए बेहतर ढंग से जाना जाता है। मित्रों, चूंकि गुजरात
का ध्वज समुदाय था, समुदाय प्रभावित हुआ और समुदाय विद्यालय स्वाभाविक है, समुदाय प्रभावित होगा तो विद्यालय भी प्रभावित होंगे, विद्यालय प्रभावित होगा, छात्र प्रभावित होंगे, शिक्षक प्रभावित होंगे, यानी समुदाय के प्रभावित होने के साथ ही साथ विद्यालय और बच्चे, अध्यापक, मित्र, ये तो समुदाय लेवल की घटना हो। अब हम लिए चले आपको कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जो विद्यालय को उनके व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित कर गई। अब आप पूछेंगे कौन सी वो घटनाएं हैं और कहां हुई? आइए हम थोड़ा विस्तारित चर्चा करेंगे और इस चर्चा के क्रम में मित्रों हम आपको लिए चलते हैं 23/12/85 जैसे महत्वपूर्ण तिथि की ओर। हरियाणा और हरियाणा प्रांत के दवाली में एक विद्यालय पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा था दोस्तों। उस पुरस्कार वितरण समारोह में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसमें 425 लोग मित्रों, 425 लोग, यानी सभी बच्चे नहीं थे। कारण क्या था? क्योंकि बच्चों के साथ उस पुरस्कार वितरण समारोह में अभिभावक भी आए थे। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फायर, आग लगने की इलेक्ट्रिसिटी से घटना थी। हम आपको विद्यालय स्तर पर अलग अलग प्रकार की विपदाओं, शिक्षक खुद फंस गए। आप कल्पना कीजिए, शिक्षक फंस गए, अपने अध्यापक की बात मानते रहे। कहता हूं बिहार में एक जिला है छपरा। छपरा में गंडमन एक जगह है जहां पर 16 जुलाई घटी, मिड डे मील बन रहा था, संदूषित खाद्य पदार्थ मिले और खाद्य पदार्थ मिलने के बाद बच्चों भोजन को ग्रहण किया। मित्र, उस घटना में 23 बच्चे विषाक्त भोजन खाने से मरे। हमने देखा इलेक्ट्रिक फायर, हमने देखा कुंभलकोनम में फायर और की घटना, हमने देखा छपरा में संदूषित अन्न खाने से मौतें हुई, गुजरात भूकंप। आइए अब केरला लिए चलते हैं। केरला में आप और हम सभी जानते हैं कि केरला एक नहरों का राज्य है, पानी। वहां एक स्कूल के बच्चे चल पड़े थे। कहां के लिए? पिकनिक मनाने। नाव पर यात्राएं जारी थी। मित्र, नौका दुर्घटना होता है और 3 गए। ये 2007 की घटना थी। आइए अब आपको हम लिए चलते हैं 2017। दिल्ली में तुगलकाबाद एक जगह है, वहां गैस डिपो, और गैस डिपो के पास ही विद्यालय। मित्र, गैस लीक होता है, विद्यालय उस लीक से प्रभावित हो जाता है और लगभग 470 बच्चे प्रभावित होते हैं। मित्रों, हमने देखा इलेक्ट्रिक फायर, हमने देखा फायर एंड स्मोक। मित्र, हमने देखा भूकंप, हमने देखा नौका दुर्घटना। हमने अभी चर्चा की 2017 की, जिसमें तुगलकाबाद गैस डिपो से गैस लीक होता है, बगल का विद्यालय, बच्चे प्रभावित होते हैं गैस से और अचेत होते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं पुनः बिहार। ये अंतिम घटना है जिसकी हम चर्चा करेंगे। गैस सिलेंडर, मिड डे मील, गैस सिलेंडर। मैंने चर्चा की आपसे अब तक विद्यालय स्तर पर जिन आपदाओं से जुड़ी घटनाएं हुई, उनमें इलेक्ट्रिक फायर, डुबान यानी वाटर, बाढ़, हमने चर्चा की गैस लीक,
और अंतिम में गैस सिलेंडर में लगी आग। यद्यपि जिस विद्यालय में गैस सिलेंडर में आग लगी कोई नुकसान नहीं हुआ, आग बुझा लिया गया मित्रों। लेकिन ये घटनाएं थी विद्यालय स्तर पर। भुज की घटना सामुदायिक, रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? सामुदायिक घटनाएं होती हैं तो विद्यालय प्रभावित होता है। व्यक्तिगत घटनाएं जब स्कूल स्तर पर होती है तो स्कूल प्रभावित होता है, लेकिन अप्रत्यक्षतः समाज और समुदाय भी, बच्चे जब प्रभावित होंगे तो उनके फैमिलीज भी प्रभावित होंगे। आइए अब हम इन विपदाओं और आपदाओं के संदर्भ में तो 4 बातों को ध्यान दें। मित्र, व्यक्तित्व विकास के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता होती है और इन्हीं संसाधनों में हमें परेशान करने वाले तत्व भी छिपे होते हैं। भाई, विद्यालय है, विद्यालय के लिए संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, और यदि भूकंप आ जाए तो यही स्ट्रक्चर हमारे लिए जानलेवा होती है। कहने का मतलब ये कि संसाधन में ही खतरे छिपे होते हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंचता है। पानी या जल हमारे लिए संसाधन, जीवन यापन के साधन के रूप में हमारे पास मौजूद, यानी अगर जल ना हो, सिंचाई के साधन ना होंगे, सिंचाई के साधन ना हो तब क्या होगा मित्र? हम खाएंगे कहां से? अन्न का उत्पादन नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये कि जो संसाधन होते हैं वो हमारे विकास के लिए होते हैं। यदि इन संसाधनों में छिपी खतरों को बगैर पहचाने इनका उपयोग हम करेंगे, निश्चित तौर पर हम जोखिम में पड़ेंगे और हमें नुकसान होगा। मित्रों, अब आपसे मैं ये जानकारी लेना चाहूं कि इससे प्रभावित कौन होता है। पहले भाई, जो जनसंख्या बसती है हमारे ओर, चारों ओर, सहूर, उसमें कुछ ऐसे संवर्ग है या जनसंख्या है जो पहले प्रभावित होती है। आइए हम विद्यालय में हैं। विद्यालय में सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मैं जानता हूं आपका उत्तर होगा बच्चे। एकदम ठीक। लेकिन अगर अध्यापकों में कोई बुजुर्ग है वह भी प्रभावित होगा, अध्यापकों में अगर कोई निःशक्त है तो वो भी प्रभावित होगा। चलिए आपको हम लिए चलते हैं समुदाय की ओर। समुदाय में भी वैसे लोग, जो स्त्री और पुरुष, कौन पहले प्रभावित होगा? आपका उत्तर सही है, स्त्रियां प्रभावित होंगी। और स्त्रियों में भी वो सबसे पहले जो गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाती माताएं प्रभावित होंगी। ये कुछ कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं हमारे समुदाय के जनसंख्या की, जिन्हें आने वाली दुर्घटनाएं, आपदाएं जल्दी प्रभावित करती हैं। मित्रों, मैं आपको पुनः आपके बचपना का याद दिलाऊंगा। जब आप बचपना में थे तो आपकी क्षमता नहीं के बराबर थी, यानी आप आश्रित थे किन्हीं पर, अपने माता पिता पर, अभिभावकों पर। ज्यों ज्यों आपका उम्र बढ़ा, आपने पढ़ाई की, विभिन्न प्रकार के गुण सीखे और आप क्षमतावान हो गए। अर्थात क्षमता वृद्धि से आपने अपनी कमजोरी को दूर किया। आज हम क्षमता वर्धन करेंगे और उन सारे तकनीकों को सीखेंगे जिनसे हम इन आपदाओं को झेल जाएं और एक सुरक्षित समाज बना ले जाएं। मित्रों, आप प्रबंधन चक्र में जो सबसे पहले दुर्घटनाओं से प्रभावित होता है वही उसका जवाब देता है। मित्र, अगर मोटरसाइकिल से हम यात्रा कर रहे हैं और यदि कहीं गिरते हैं तो सबसे पहले खुद उठने का प्रयास करते हैं, यानी रेस्पॉन्स का स्टेज आपदा कठिन होने के बाद पहला है। यदि आप उठ नहीं पाते हैं तो मदद के लिए बाहर से लोग, यानी जो आपके आसपास होते हैं, वो पहुंचते हैं, आपकी सहायता करते हैं, यानी आपके लिए रिलीफ की व्यवस्था। कहने का मतलब ये
प्रत्युत्तर आपदा प्रबंधन में आपदा घटित होने के बाद पहला स्टेज। दूसरा स्टेज सहायता का। यदि मित्र ये घटना बहुत बड़ी हो जाए, यानी ये विपदा से आपदा में बदल जाए, तब क्या होगा? तब आपको प्रभावित जनसंख्या को निकालने की जरूरत होती है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत होती है। और यह स्थिति मित्र आप जरूर बताएंगे। रिलीफ सेंटर की स्थापना, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग निश्चित तौर पर रिलीफ सेंटर में काम कर चुके होंगे, आपको उसका व्यापक अनुभव होगा। रिलीफ सेंटर के बाद स्थिति ज्यों-ज्यों सामान्य होती है, यानी सामान्यता की ओर बढ़ने पर जनसंख्या को पुनः सहायता वाले केंद्र से उनके घर, उनका अस्थायी निवास स्थान। मित्र इसके बाद का चरण चर्चा के दरमियान ये संसाधन जो हमारे लिए होते हैं, यदि उनका हम विवेकपूर्ण ज्ञान से उपयोग ना करें तो निश्चित तौर पर इन्हीं संसाधनों में छिपी हुई खतरे हमें प्रभावित करती हैं, हमारे जान माल का नुकसान करती हैं। मित्रों, इस क्रम में आपदा प्रबंधन चक्र के संबंध में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका निश्चित तौर पर यह जवाब होगा, आपदा घटित होने के बाद सबसे पहला स्टेज रिस्पॉन्स का है, दूसरा स्टेज रिलीफ का है, तीसरा स्टेज रिहैबिलिटेशन का है, उनके पुनर्वास का है, चौथा स्टेज मिटिगेशन का है, पांचवा स्टेज प्रिपेयर्डनेस का है। आखिर मिटिगेशन किसका? मिटिगेशन में दो चीजें होती हैं। एक संरचनात्मक मिटिगेशन, यानी अगर बाढ़ है तो हम घरों को बनाएंगे ऊंचे स्थान पर, ये मिटिगेशन है। भूकंप है तो भूकंप रोधी मकान बनाएंगे, ये मिटिगेशन है। मित्रों, मिटिगेशन हम कैपेबल बना के ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करेंगे, ये मिटिगेशन है। प्रिपेयर्डनेस का मामला इसके बाद आता है, यानी तैयारी, अवेयरनेस कैंपेन, क्या करें ना करें ये समुदाय को बताकर, समुदाय का अर्थ आपके आसपास बच्चे हैं, उन्हें बताकर आप उन्हें तैयार करेंगे मानसिक तौर पर। यह भी कि दरमियान प्रिवेंटिव मेजर, निषेधात्मक उपाय भी हमें बताने हैं। हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मित्र, ज्यों ही आप प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, आपदाओं को सह जाने की क्षमता आप में विकसित होगी। एक साधारण सा उदाहरण, मित्र, यदि आप अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और आप आगे जाती हुई किसी वाहन से निकलना चाहते हैं, आप आकलन करते होंगे कि क्या मुझ में इतनी क्षमता है कि हम आगे जाती हुई वाहन से आगे हो लेंगे। यदि आप अपनी क्षमता को कम पाते तो आप नहीं गुजरते हैं, और यदि क्षमता आपकी ज्यादा होती है तो आप गुजर जाते हैं। कहने का मतलब आपका लर्निंग स्किल, आपके गाड़ी की क्षमता, सड़क की संरचना, ये सारी चीजें हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं। यदि संभावित खतरों से आप अपेक्षाकृत मजबूत होते हैं, क्या होगा? आप जोखिम उठाएंगे, सफल होंगे, खतरे से प्रभावित नहीं होंगे और अपने आप को बचा ले जाएंगे। आइए हम चर्चा करें, यदि कोई आहत आपको मिल जाए, भाई आप तो विद्यालय से हैं, यदि आपके यहां असेंबली लगा हो, आपको मैं लिए चलूं खेल के मैदान में, वहां भी छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं, बच्चे गिर सकते हैं। खेल के मैदान में खेलते हुए बच्चे गिरते, चोट लगती है, वगैरह वगैरह। यदि ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम 5S बात करेंगे। 5S में ध्यान रखना है, हम जिन बातों की चर्चा आज के सत्र में करेंगे, लोकप्रिय छोटे छोटे संकेत आपके लिए लाएंगे
ताकि आपका ध्यान उस ओर पक्का हो जाए। और यही नहीं, 5S, 5S में पहला एस समरिटन का है। समरिटन आज सड़क दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। गुड समरिटन की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की और हमें होना भी चाहिए, क्यों नहीं। यदि सड़क पर कोई घायल व्यक्ति मिले तो उसकी मदद हमें करनी चाहिए कि नहीं। आप कहेंगे ना भाई ना, मदद के लिए जाओ भी और पुलिस के बखेरा में पड़ो भी। मित्र, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये दिशा निर्देश जारी किए कि ऐसी दुर्घटनाओं की मदद में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उस पर ना कोई केस होगा, ना ही उसे फंसाया जाएगा। ये ध्यान रखना है। और पुलिस, अस्पताल और अग्निशमन तीनों को इस आशय की सूचना अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर लगानी है कि अगर कोई किसी की मदद करते हुए यहां पहुंचता है तो वह किसी भी केस में फंसाया नहीं जाएगा। यानी फर्स्ट एस किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट एंड समरिटन के लिए। आइए अब दूसरे एस की बात करें। दूसरा एस सेफ्टी है। सेफ्टी किसका? पहले अपनी सेफ्टी, यानी सर्वाइवल आपका जरूरी है। आप मदद के लिए पहुंच रहे हैं, आप जहां मदद के लिए जा रहे हैं, आपको अपनी सुरक्षा तय करनी है, निर्धारित करनी है। यदि आप सुरक्षित नहीं है तो आपको वहां मदद नहीं करनी चाहिए। आइए, सेकंड सेफ्टी किसकी? सेकंड सेफ्टी उसकी जो वहां घायल पड़ा है। यदि हम मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और मेरे प्रयासों से जो घायल है, इस मात्रा में वो घायल है, कहीं वही तो नहीं और प्रभावित हो जाए। एक उदाहरण, भूकंप की घटना हो गई है, मलबा पर कोई व्यक्ति पड़ा है, हम मदद के लिए पहुंचते हैं और मलबा का अंदाजा हमने नहीं किया, मलबा भड़क जाए, क्या होगा? जो आहत व्यक्ति है उसका घाव और बढ़ जाएगा। दोस्तों, यही नहीं, ऑनलुकर्स, तीसरा सेफ्टी हम सभी जानते हैं। अगर घटना हो जाए, भीड़ लगती है, आसपास के लोगों को नुकसान नहीं हो, इसका भी ध्यान हमें रखना है। यानी सेकंड एस सेफ्टी के लिए, थर्ड एस सपोर्ट एंड सर्च एंड सपोर्ट। मित्र, आप जब मदद के लिए किसी के पहुंचते हैं तो आपको सपोर्ट के लिए दो चीजें मिलेंगी, एक सरकारी, दूसरा गैर सरकारी, अर्थात वहां मौजूद लोग। अब आप पूछेंगे वहां सरकारी सपोर्ट क्या है? अरे भैया, आपके पास आपका मोबाइल है, आपके बगल में जो लोग खड़े हैं उनके पास उनका मोबाइल है, आप अपनी मोबाइल से या किसी सहायक के मोबाइल से, इमरजेंसी नंबर्स हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप इन इमरजेंसी नंबर्स को अपने विद्यालय में, अपने घरों में सबों को बताया है? आपने सही जगह पर इसे लिखकर दर्शाया है? ना बाबा ना, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। प्रायः ना तो हम अपने घर के लोगों को बताते हैं, ना ही वैसे जगहों पर इन्हें लगाते हैं जहां बच्चे आते जाते हैं। मित्र, कल मैंने एनसीसी के बच्चों का यातायात से संबंधित मामले पर क्विज लिया था। उसमें मैंने पूछा कि भाई फायर का इमरजेंसी नंबर बताओ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश, क्या सभी बच्चों ने गलत बता दिए, 102। ये गलत है। क्या गलती है, क्या बताएंगे? अरे आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो एम्बुलेंस का नंबर है, लेकिन बच्चों में 102 फायर की समझ थी, जो गलत था। मित्र, आपके पास इमरजेंसी नंबर है पुलिस के 100, आपके पास इमरजेंसी नंबर है फायर के 101, आपके पास इमरजेंसी नंबर है किसके? एम्बुलेंस के। और वो नंबर्स हैं 102, वो नंबर्स हैं 104, वो नंबर्स हैं 108, वो नंबर्स हैं 101।
112 101 11012 यानी 10 के बाद 0 पुलिस, 10 के बाद 1 फायर, 10 के बाद 2 एम्बुलेंस, 10 के बाद 4 एम्बुलेंस, 10 के बाद 8 एम्बुलेंस, 10 के बाद 12 एम्बुलेंस। आइए, मैं जानता हूं ये नंबर्स आपके पास होंगे, लेकिन आपने डिस्प्ले नहीं किया होगा, ना अपने घर पर और ना ही विद्यालय में। मित्र, आप कहेंगे क्या नुकसान होगा? यदि कभी आप ही परेशानी में पड़ जाएं, तब क्या होगा? आपको ही बचाने वाला ये नंबर नहीं जानेगा और वो सपोर्ट नहीं लेगा। यानी सपोर्ट की बात करें तो मित्र यह जान लें, ये सपोर्ट आपको लेना चाहिए। आप जहां खड़े हैं वहां भीड़ होगी, दुर्घटना के दरमियान तो आप लें, मदद के लिए कहें और उनका भी सपोर्ट आप लें। सपोर्ट थर्ड इज, फोर्थ है सिक्योर, उस जगह को सिक्योर करें। ये अस्थाई घेराबंदी आप वहां के लोगों के सहयोग से कर सकते हैं। यानी जब तक आप सिक्योर नहीं करेंगे उस जगह को, आपको काम करने में सुविधा नहीं होगी। आइए, अब आपको हम लिए चलते हैं सड़क पर। दुर्घटना हो गई, भीड़ लग गई और आवागमन अगर अवरुद्ध होगा, आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि आवागमन अवरुद्ध होने की स्थिति में दबाव और बढ़ेगा और आप सहायता नहीं कर पाएंगे। अतः आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि उस दुर्घटना स्थल को सिक्योर करें, आवागमन को सुचारू कर दें, आपके ऊपर का दबाव कमेगा। और हमने अभी चर्चा की 5S की। मित्र, मैं समझता हूं कि आपके दिलो दिमाग में 5S पूरी तरह बेहतर ढंग से आ गया होगा। और अगर किसी की मदद के लिए आप जाएं तो जरूर मित्रों, आप कहेंगे जमाना कोविड का है, हैंड सैनिटाइजेशन से हम पूरी तरह वाकिफ हैं और ये हमारे कल्चर में आ रहा है अब धीरे धीरे। आइए, अब हम इन्हीं 5S के साथ आपको लिए चलते हैं अपने साथी सहयोगियों के पास, जो आपको बताएंगे कि क्या करना है यदि कोई व्यक्ति घायल मिलता है। मित्र, घायल अगर मिले कोई तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें करना चाहिए उसकी मदद करने के पहले, राहुल यार, हमें यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसकी मदद के लिए हम पहुंच रहे हैं वो किस स्थिति में है। क्या वह अचेत है या अचेत है? हम सबसे पहले देखेंगे जिसकी मदद के लिए हम आगे आए हैं वह व्यक्ति सचेत है। अगर घायल व्यक्ति आपको सचेत स्थिति में मिलता है तो आप देख रहे हैं एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है, मदद के लिए एक साथी पहुंचता है, वह उसकी जांच करता है। यानी वो सर से पांव तक, यानी हेड टू टो तक वो चेक करता है, जांचता है। वह यह जांचने का प्रयास करता है कि कहीं रक्त प्रवाह तो नहीं, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, यह जांचता है। पूछता भी है, क्योंकि जो घायल व्यक्ति है वह होश में है। होश की स्थिति में दो स्थितियां होती है मित्र। एक तो वो घायल पड़ा होगा और आप सारा देख रहे होंगे मॉकड्रिल, घायल पड़ा है और उससे बात करता है रेस्क्यूअर, पूछता है क्या स्थिति है। यदि वह पाता है कि कहीं ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग रोकने के उपाय करेगा।
ब्लीडिंग रोकने के उपाय हम सभी जानते हैं मित्र। एक सामान्य सूत्र है और वह सूत्र है, अब हम ये पूछें आपसे कि ब्लीडिंग कितने प्रकार का? ब्लीडिंग दो प्रकार का, एक एक्सटर्नल ब्लीडिंग, दूसरा इंटरनल ब्लीडिंग। जब चमड़ा कट जाए तो वह ब्लीडिंग एक्सटर्नल ब्लीडिंग है। यदि नाक से आता है, रक्त नाक से आए, मुंह से आए, कान से आए, कभी कभी आंखों में भी दिख जाता है, गुदा मार्ग से आ रहा हो, मूत्र मार्ग से आ रहा हो, तो यह इंटरनल ब्लीडिंग है। मित्र, हम इंटरनल ब्लीडिंग के लिए सबसे पहले यह देखेंगे कि हम उसकी मदद कैसे करेंगे। भाई, इंटरनल ब्लीडिंग हो तो शरीर को हम भी शेप देंगे, और भी शेप देने के लिए जो रेस्क्यूअर है वो किसी पास खड़े साथी को बुलाता है कि भाई इसकी मदद करिए। साथी पहुंचता है। अब आप देखेंगे, यदि मुंह से रक्त प्रवाह हो रहा हो, नाक से रक्त प्रवाह हो रहा हो, गुदा मार्ग से रक्त प्रवाह हो रहा हो, या कान से रक्त प्रवाह हो, या पेट कड़ा हो गया हो, दर्द की शिकायत कर रहा हो जो घायल व्यक्ति है, हम इस केस को हम इंटरनल ब्लीडिंग मानेंगे और केवल बॉडी को भी शेप देंगे। भी शेप देता हुआ देता हुआ देता हुआ दो मददगार, गुड सैमरिटन कहेंगे इसको। मित्र, इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप मदद करते हुए उस घायल व्यक्ति को अपने पास नहीं रखेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप क्या करेंगे? आपका सहज उत्तर होगा 102, 104, 108 और अंतिम नंबर। अरे भाई, आपने ठीक कहा, 1012 1012 पर हम कॉल करेंगे एम्बुलेंस को और उसे यथाशीघ्र अस्पताल या एम्बुलेंस ले जाएंगे। आप प्रथम मददगार हैं, ना कि चिकित्सक। अतः आपको ब्लीडिंग रोकते हुए ले जाना है अस्पताल या डॉक्टर के पास। अब आइए हम आपसे चर्चा करें, यदि एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा हो, चमड़ा कटने के उपरांत अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, तब क्या करेंगे? सूत्र है मित्र, RICE, RICE, और हमें नोट करना चाहिए। R फॉर रेस्ट। यदि रक्त प्रवाह हो रहा है घायल व्यक्ति का, तो उसे हिलने डुलने ना दें और उसे आराम दें। आपसे एक सवाल फिर, यदि व्यक्ति दौड़ता है, तेज होता है दोस्त, ज्यों ही शरीर में रक्त के घूमने की संख्या, बारंबारता ज्यादा होगी, रक्त प्रवाह ज्यादा होगा। इसलिए आपके सामने जो घायल व्यक्ति है, उसके एक्सटर्नल ब्लीडिंग को मददगार लोगों ने आराम में उसे रखकर कम करने का प्रयास किया है। मित्रों, यदि पीठी में रक्त प्रवाह हो रहा हो, तब क्या करेंगे? पीठ के बल उसे नहीं बिठाएंगे, उसे कमर के बल बैठाएंगे। कमर के बल बैठाने से यह होगा कि पीठ जहां से रक्त प्रवाह हो रहा है वह हार्ट के ऊपर हो जाएगा और रक्त प्रवाह कमेगा, कमेगा और कमेगा। वेरी गुड। आपसे आग्रह है कि आप उसे पीठ के बल पुनः लिटाएं। ये रेस्ट का मामला था। राइस में आर पहला। अब आइए, अब आपको हम राइस का दूसरा अक्षर आई है। आई मीन्स आइस। आइस का मतलब ये ठोस ठंडी वस्तु, आइसक्रीम भी हो सकता है। आप जहां हैं जो उपलब्ध हो जाए। आपसे एक सवाल, आई यानी बर्फ कहां रखेंगे? घाव पर रखेंगे या घाव के किनारे? मित्र, बर्फ का सेब देता हुआ एक हमारा वॉलेंटियर आपको दर्शाएगा जहां ब्लीडिंग हो रहा है, उसके हाथ में बर्फ का टुकड़ा। जहां ब्लीडिंग हो रहा है, कहां ब्लीडिंग हो रहा है भाई?
हाथ पे, यानी जहां से ब्लीडिंग हो रहा है वहां बर्फ का टुकड़ा नहीं रखेगा। कलम अगर है तो आप चिन्हित करें कि इस स्थान से ब्लीडिंग हो रहा है, वहां ब्लीडिंग पॉइंट है। ये केवल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए उसने वहां उपलब्ध बर्फ को अपने हाथ में लिया। घाव पर नहीं रखेगा, बर्फ घाव से अलग रखेगा। क्यों? इसलिए कि अगर बर्फ अलग रखा जाएगा तो बर्फ से निकलता हुआ पानी किसे नहीं, ब्लड यानी रक्त से नहीं मिलेगा। अगर रक्त से मिलता है तो रक्त का घनत्व बढ़ेगा, रक्त की प्रगाढ़ता कमेगी, यानी रक्त ज्यादा गीला होगा, ढीला होगा। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि यदि तरल गाढ़े से और तरल की ओर बढ़ता है तो प्रवाह तेज होता है, यानी प्रवाह तेज हो जाएगा। मित्र, अब मैं बताऊंगा आपको कि जो बर्फ आया है जिसे आप रखना चाहते हैं, क्या वह संदूषण मुक्त है? ना, हो सकता है कि वह संदूषित बर्फ हो। हमारा शरीर चमड़े से ढका होता है और ये चमड़ा हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कट जाता है तो वो प्रोटेक्टिव लेयर वहां से डिस्टर्ब हो गया, वहां से संदूषण होने की संभावना होती है। हमें उसका जान बचाना है। सारे प्रिवेंशंस यानी निषेधात्मक उपाय हमें करने चाहिए। गुड, ये था आइस। थैंक यू पूरी टीम, राहुल, अभिषेक, योगेश और भी जितने बच्चे यहां बैठे हैं, सबको दर्शकों की ओर से मैं आभार देता हूं। आइए, आई के बाद सी, ये बेस्ट उपाय है। ये बेस्ट उपाय इसलिए कि कटे हुए स्थान पर यदि व्यक्ति घायल है तो क्या होगा? कटे हुए स्थान को आप देखेंगे, यदि वो, अभिषेक किसी गलत बोलो, कटे हुए स्थान पर अगर वो होश में है, आप देख रहे हैं एक एनसीसी की लड़की पहुंचती है और वो जहां कटा है उस स्थान पर कंप्रेस करेगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कंप्रेशन हम तभी करेंगे जब उसके कपड़े को अपने हाथ में लपेटेंगे। अभी आपने देखा, आप यस, उस बाला ने घायल व्यक्ति के कपड़े को घाव के ऊपर रखा ताकि बाला के हाथ में जो इन्फेक्शन है या अन्य चीजें हैं वो कहीं कटे हुए जगह से प्रवेश ना कर जाएं। यह एक प्रकार का हैंड सैनिटाइजेशन था। कहने का मतलब ये, जब दूसरा कोई मदद करता है रक्त प्रवाह में किसी का, तो हमेशा हैंड सैनिटाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई चीज वहां उपलब्ध नहीं हो तो घायल व्यक्ति के कपड़े को लेंगे, उसे घाव पर रखेंगे और तब कंप्रेस करेंगे। लेकिन यदि घायल सचेत हो यानी होश में हो, तब क्या होगा? आप घायल से कहें कि वह अपने घाव को कंप्रेस करे। अब आप घायल को ही बोलिए, दिखाना है कि घायल सचेत है, और उसे बोलिए कि वो अपने घाव को खुद दबा दे, वो खुद दबा के रखेगा। मित्र, यदि घाव इतना बड़ा हो जिसमें कंप्रेशन अगर किया जाए तो घाव ही में हाथ घुस जाए, तब क्या होगा? मित्र, करना यह है कि घायल व्यक्ति का कपड़ा लेंगे, उसे टाइटन करके लपेटेंगे। आप हाथ नीचे रखिए, घायल व्यक्ति से आग्रह होगा, हाथ नीचे करिए, उसके पेट को दिखाइए और पेट में इतना बड़ा घाव है, कपड़ा उठाइए। पेट में इतना बड़ा घाव है कि हाथ ही घुस जाए। अब क्या किया? रेस्क्यूअर पहुंचता है, मदद करने वाला व्यक्ति पहुंचता है, उसने उसके कपड़े को निकाला और उसी के कपड़े को निकाला, उसने उसे टाइटन करके मोड़ दिया है और
उसे उसने घाव के भीतर उसी कपड़े को डालकर, वो रखता है अभी यहां सिंबॉलिक हम दिखा रहे हैं आपको, वहां रखा उसने, और उसे कंप्रेस करना है, छूना नहीं है, दबाना है। कंप्रेशन का मतलब दबाना। आप दबा के रखेंगे। आप पूछेंगे कि कपड़ा क्यों कड़ा कर लपेटेंगे? यदि कपड़ा आप ढीले रखेंगे तो वो खून सोखेगा, फिर तो ब्लीडिंग चालू ही रहा। कड़ा कपड़ा कभी भी बहुत शीघ्रता से रक्त नहीं चूसता है। कड़ा कपड़ा विलंब से रक्त चूसेगा, और इस स्थिति में आपको अस्पताल भेजना है, डॉक्टर के पास भेजना है। मित्रों, अभिषेक डालो। यदि RIC की बात मैं करूं तो तीसरा C की चर्चा हमने कर ली, लास्ट E है। E फॉर एलिवेट। अब आप देखेंगे मददगार व्यक्ति घायल पहुंचता है और संजोग से उसके सिर में ही चोट है। एलिवेशन कहां से? हार्ट के ऊपर जिस अंग से रक्त प्रवाह हो रहा है, उस अंग को हम हार्ट से ऊपर उठा के रखेंगे। यानी आप सिर में रक्त प्रवाह, तो उसे हार्ट के ऊपर रखा गया। ऐसा इसलिए कि हार्ट रक्त पंप करके सभी अंग को वो भेजता है। जो अंग उठाकर रखा जाएगा उसमें विलंब से रक्त पहुंचेगा और रक्त प्रवाह रुकेगा। यानी एलिवेशन, RICE, एक्सटर्नल रक्त रोकने के ये उपाय नॉर्मल रखिए। अब आप देखेंगे रक्त प्रवाह को मददगार, यानी आप जैसे लोगों ने RIC से रोक दिया है। यदि इंटरनल ब्लीडिंग था तो V शेप देके रोक दिया है। अब आप देखते हैं कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। व्यक्ति होश में है और फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर कैसे? दर्द, असामान्य अंग का होना, फूलना, अंग से जुड़े जो सहायक और अंग हैं उनका गतिमान नहीं होना, लाल होना, टूटे हुए जगह का गर्म होना, यह लक्षण है। अभी सर्च के दरमियान उसको नहीं देखेंगे, अभी कलम से बाद में देखेंगे, अब अचेतन वाले मित्र आप ध्यान रखें क्या हुआ। अब वो चेक कर रहा है कि कहीं अस्थि भंग तो नहीं है। चेक करता हुआ सहायक पूछा उसने, और घायल ने बताया कि पांव डैमेज है। भाई, अब अस्थि भंग में, चाहे वो अस्थि भंग कहीं भी हो, ध्यान रखें उसको स्थिर करना है। डॉक्टर भी यही करते हैं। डॉक्टर टूटे हुए अंग को स्थिर करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कच्चा लेप चढ़ाते हैं जो सूखने के बाद कड़ा हो जाता है, और वही कड़ी वस्तु हड्डी जो टूट गई है उसे ठीक कर डालती है, यानी स्टेबल करना। आप भी जब प्राथमिक सहायता करेंगे तो स्टेबल करने के लिए वहां जहां घटना होगी शायद कोई कड़ी वस्तु ना हो, लेकिन दोस्त आपको यह समझना चाहिए कि यदि हम शरीर को 20 से 2 भागों में बांट दें तो दोनों भाग सिमेट्रिकल होते हैं, यानी एक स्वरूप। यहां हम देख रहे हैं कि स्टेबल करने की तैयारी शुरू हो गई। जहां दुर्घटना होगी वहां मददगार व्यक्ति के पास भी बेल्ट था, और उसने जिस व्यक्ति का पैर टूटा था उसके पास भी बेल्ट था। अब वो आप देखेंगे जो अंग, भाई टूट किस पांव में है? दाहिने पैर में। दाहिने पांव में टूट है। अब बाएं पैर को कड़ी वस्तु के रूप में जो मददगार है वो उपयोग में लाएगा। बाएं पांव को वह दाहिने पांव की ओर उठा के ले जाएगा अगर दूरी है तो। इसके बाद वो लोकली जो रिसोर्स उपलब्ध था, यानी बेल्ट उपलब्ध था, उसने उसे बांधने और बांधकर स्टेबल करने का प्रयास शुरू किया। अब आप देख रहे हैं उसे स्टेबल करता हुआ। धन्यवाद स्थानीय संसाधन का उपयोग करने के लिए। वही संसाधन उपलब्ध था मित्र। अब वो रुमाल कहां से लाने जाए?
बैंडेज कहां से लाने जाए, रस्सी कहां से लाने जाए। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बड़ी तकनीक है बांधने के लिए। एड़ी के ठीक ऊपर खाली जगह होता है, वहीं से उसने बेल्ट घुसा है। अभी आप देख रहे हैं ठेहुना के पास नीचे बांधेंगे पहले, आप ठेहुना के नीचे और ठीक ठेहुना के ऊपर खाली जगह होता है, वहीं से उसने बांधने वाली वस्तु घुसाई है। और घुसाने के बाद उसे अब टाइटन करता हुआ, स्थिर करता हुआ आप देखेंगे। यदि बैंडेजिंग यानी स्थिर स्थिर कर लेता है टूटे हुए अंग को, उसके बाद वो किसी और की मदद लेगा और टू हैंड बैंड सीट बनाते हुए उसे उठाकर एम्बुलेंस में भी ले जाएगा। राहुल, आप देखेंगे दो जगह बांधने के बाद ध्यान यह भी रखना है कि टूटे हुए अंग के साथ जो अंग मुड़ने वाले हैं वहां भी वह, अच्छा, उसने देखा, अपने पॉकेट चेक किए, उसने बैंडेज निकाल लिया, उसके पैकेट में संजोग से बैंडेज था। और देखिए कितनी बारीकी और सावधानी से उसने अपने पॉकेट से कलम निकाले हैं, और निकालने के बाद उसने उसका एक हिस्सा फंसा लिया है कलम के सिरे पर, और वहीं से जहां गैप है वो नेचुरल गैप है और सबके पास होता है, वो उसने उसी गैप से पट्टी को घुसा लिया है। और जो अस्थि भंग वाला भाग है उसके ऊपर मुड़ने वाला अंग है उसको भी उसने स्टेबल किया और बांधने का प्रयास करता हुआ। भाई कौन सा गांठ देंगे बांधने के क्रम में? बांधने के क्रम में गांठ देंगे रिफ नॉट, डॉक्टरी गांठ, चिपटी गांठ। उसके तरीके हैं देने के, आपको हम अलग से गांठ और फांस दोनों बताएंगे। आप देख रहे हैं बांधता हुआ। बांधने के बाद हमारी अगली आवश्यकता यह है कि जो व्यक्ति घायल है उसे लेकर हम एम्बुलेंस तक जाएं। यह आवश्यक नहीं कि भाई एम्बुलेंस जहां दुर्घटना हो गई है वहीं हो, तब क्या करेंगे मित्र? और बैठे बैठे, हाँ बैठे बैठे ही ले लेना है, क्योंकि खड़ा होने की स्थिति नहीं है, पांव में चोट है। अब आइए देखिए, आप रेस्क्यूअर पहुंचता है और उसने क्या किया, पहले अस्थि भंग को स्थिर किया, अब वो ले जाने की तैयारी में है। टू हैंड बैंड सीट इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड है। आप देख रहे हैं कि उठाना नहीं है, आप उठाने पर पैर में परेशानी और बढ़ सकती है। दो रेस्क्यूअर पहुंचते हैं, आप आगे ये दिखाएं कि कैसे टू हैंड बैंड सीट बनाते हैं, आगे ये दिखाएं टू हैंड बैंड सीट कैसे बनाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कैमरे यानी तकनीक विशेषज्ञ राहुल जी का, जो आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा रहे हैं कि कैसे दो हाथों को मिलाकर टू हैंड बैंड सीट बनाते हैं। इन्होंने टू हैंड सीट बैंड सीट बना लिया। घायल के हिप को थोड़ा उठाता है दोनों रेस्क्यूअर, चूंकि घायल होश में है इसलिए दोनों हाथ से कंधे को पकड़ लिया है। अब देख रहे हैं आप, वेरी गुड, उठा लिया है और वो पैर के तरफ से लेकर चलते हैं, एम्बुलेंस पर रखते हैं। सामने का सामान खाली करिए, टेबल पर आपको रखना है, आपके लिए वही एम्बुलेंस है। देखिए कितनी सावधानी से एम्बुलेंस में लोड करता हुआ आपका वॉलंटियर श्रम सेवक, और यही एम्बुलेंस लेकर डॉक्टर तक चला जाएगा। आप घूमेंगे, आराम से बैठा देंगे। वेरी गुड, देखिए कितना बेहतर तकनीक। हो सकता है आपके असेंबली में बच्चा गिरे, आप उसकी सहायता के लिए निश्चित तौर पर आगे आएंगे। यदि आप बच्चों को बताएंगे तो उन्हें भी, आप देख रहे हैं बिल्कुल
जहां प्लास्टर होना है उस जगह पर कैसे पहुंचा दिया गया रेस्क्यूअर के द्वारा, इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड के माध्यम से ले जाकर। अब आइए आपको हम लिए चलते हैं असेंबली में। घायल को दूसरा कोई, चलो 2 लड़की आ जाओ, जल्दी जल्दी, देर नहीं करना है प्लीज। आप देखेंगे, आपदा में आपने देखा, लेटिए, एक लेटो जल्दी। आप देखेंगे भाई असेंबली के नीचे अपना एक हाथ लगाइए, दोनों पांव के नीचे, दोनों पांव के नीचे एक हाथ लगाना है, दोनों पांव के नीचे, एड़ी के ठीक नीचे, एड़ी के ठीक नीचे, दोनों पांव के नीचे एक हाथ लगाई है और धीरे धीरे दोनों पांव को एक साथ बिना मोड़े हुए उठाती है और उठा रही है और ऊपर, बस, यानी ज्यों ही 60 to 70 डिग्री तक आप उठाएंगे उसे 2.5 से 5 मिनट में होश आ जाएगा। मित्र, दांत अगर सटा हुआ हो तो कभी भी हमें दांत के भीतर कड़ी वस्तु जबरन ना करना चाहिए। यदि किसी को बेहोशी आ गई हो और गिर गया हो, करना इतना ही है, उसे पीठ के बल लिटाएं, दोनों पैर को सटाते हुए 70 to 80 डिग्री, 60 डिग्री भी उठाकर रखें। 2.5 से 3 से 5 मिनट के भीतर उसे होश आ जाएगा। यह परिदृश्य आपके सामने है, आपको करना चाहिए। असेंबली में बच्चे गिरते हैं, प्रार्थना सभा और परेड में गिरते हैं। मित्र, आप पैर नीचे अब धीरे धीरे रखेंगी और अपने रुमाल को भिगाकर उसके चेहरे को पोंछेंगी। वो निकालती हुई अपना रुमाल उसने सिंबॉलिक भिगा लिया है। भिगाने के बाद उसे चेहरा यानी भीगे हुए पूरा फेस पोंछ देना है। क्यों? क्योंकि रक्त संचरण में महत्वपूर्ण है कैपिलरीज की भूमिका। ये काफी बारीक नसें होती हैं और इन्हीं से रक्त कहां पहुंचता है? मस्तिष्क पर। मस्तिष्क पर नहीं पहुंचने के कारण बेहोशी होती है। ज्यों ही वातावरण का तापक्रम बदलता है तो हो सकता है कैपिलरीज दब गई हों। आपके पानी और रुमाल से तापक्रम चेहरे का बदलेगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि कैपिलरीज खुल जाएंगी और रक्त मस्तिष्क की ओर जाने लग जाएगा और जो व्यक्ति घायल है उसे होश आ जाएगा। साधारण उपाय है, आपको करना चाहिए। धन्यवाद। अब ठीक है बेटा, थैंक यू दोनों कैडेट्स को। आइए, ये पहली स्थिति थी जब घायल व्यक्ति होश में है और हमने जांच लिया उसका नीचे से ऊपर तक, कहने का मतलब फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम टो टू हेड चेक कर लिया। दूसरी स्थिति यह होगी दोस्त कि उसकी चॉकिंग हो सकती है, यानी उसके गर्दन में कोई कठिन या कड़ी वस्तु फंस सकता है। ग्रास नली में जो ही वस्तु फंसती है वो प्रभावित करता है किसे? भाई लेकर चलिए। वो प्रभावित करता है किसे? वो श्वास नली को प्रभावित करता है और श्वास नली को जो ही प्रभावित करता है मित्र, अचेत होने की स्थिति बनती है और उस अवस्था में गर्दन की नसें तन जाएंगी, नसें तनेगी, आवाज देना चाहेगा, बुलाना चाहेगा, नहीं बुला पाएगा, खांसी होगी, ओठ नीला पड़ेगा, चेहरा नीला पड़ता है, वो इशारा करेगा, सफल नहीं होगा। ये चॉकिंग की स्थिति है मित्रों। वो होश में है, दोनों ही में, वयस्क में भी और बच्चों में भी पाए जाते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं हमारे रेस्क्यूअर कैसे हाथ का ग्रिप बनाएंगे और हाथ के ग्रिप की पोजीशनिंग क्या होगी। ठीक रिब्स के नीचे पेट का जो मांसल जगह है वहां पर, यस, आपको दिखा दिया है अभिषेक ने विक्ट्री का, यानी वर्टिकल इन्वर्टेड भी
जहां है बोन उसके ठीक नीचे उसने पेट पर अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर दबाव बनाए हैं। पीछे की ओर ले जाएगा और आगे झुकाएगा, पीछे और आगे लगातार कंटिन्यूअस आप इसको करेंगे। जो ही करेंगे करी वस्तु मुंह से बाहर निकलने लगेगी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी आपके सामने, फ्रंट में ही अंगूठी और मुट्ठी थोड़ा नीचे मुट्ठी बनाइए पहले और उसे पेट पर रखेंगे और जो हमारा हथेली खाली है उसको मुट्ठी को कवर करेंगे। मुट्ठी को कवर कर लिया है उसने, मुट्ठी से पेट पर दबाव बनाया गया और दबाव बनाते हुए सेम प्रोसेस आप देख रहे हैं, सेम प्रोसेस। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये दोनों उपाय हैं चॉकिंग छुड़ाने के। अब आइए पीठ के बल, यानी घायल को अपने हाथ पर, यानी जिसका चॉकिंग है उसको अपने हाथ पर लिटाएंगे, आगे की ओर झुकाएंगे। आगे की ओर झुका दिया है हमने और जहां कंधा और गर्दन का जोड़ है वहां पर कड़ी थपकी देंगे, कड़ी थपकी, ताकि गर्दन में फंसी हुई चीजें स्वतः निकल जाएं। ये कड़ी वस्तु थी और स्वतः बाहर आने लगेगी। मित्रों, आप विद्यालय में हैं, बच्चे आपके साथ हैं और बच्चों में प्रायः यह घटना पाई जाती है। भाई रेस्क्यूअर कभी कभी बदलिए, मोनोटोनस होगा। आप दर्शक भी अलग अलग लोगों को देखना पसंद करेंगे। इसलिए बच्चा, अगर आप विद्यालय में हैं, बच्चा अगर कुछ निकल लेता है तो कैसे उसकी चॉकिंग छुड़ाएंगे आप देखेंगे। बच्चे को रेस्क्यूअर ने टांग लिया है अपने बाएं हाथ पर, यानी बाएं, चूंकि ये बड़ा है टांगा नहीं जा सकता है, हम कल्पना करेंगे कि उसे टांग लेंगे। उसने उसे टांग लिया है और टांगा है किस आधार पर? बाएं हाथ में उसने बच्चे को उठा लिया है, दाहिने हाथ की 2 अंगुलियां दिखाता हुआ आपको सटाता है और नीचे से ऊपर की ओर थपकी देता हुआ चलाता है। मित्र, स्वतः उसके गर्दन से वस्तु निकलने लगेगी। दूसरी विधि भी है, आगे उसे छाती पर अपने हथेली रखें और उसने उसे उठा लिया है और वॉलीबॉल में हम देखते हैं गड़ासा कट, यानी हथेलियों को उसने सीधा नहीं खड़ा किया है और उसी हथेली से वो गर्दन और पीठ के ज्वाइंट पर, जोड़ पर हल्का चोट देता है और ऐसा करके भी चॉकिंग की स्थिति वापस, यानी बच्चा सुरक्षित। विद्यालय में है, आपको इसका संज्ञान होना चाहिए। भाई अब तो चर्चा हो गई किसकी, जब घायल मिले और वो क्या हो, सचेत हो। लेकिन घायल अगर मिले और वो अगर अचेत है तो क्या होगा? तब आपको देखना है 2 चीजें, क्या घायल व्यक्ति की सांसें चल रही हैं कि नहीं। हम पहले स्टेज की बात करेंगे। पहुंचता है, घायल की सांसें चल रही हैं कि नहीं, इसके जांचने के तरीके हैं। भाई लुक लिसन फील दिखाना है आपको। अभिषेक, कैसे लुक लिसन फील दिखाएंगे? आप किसी साइड से कर सकते हैं, इस साइड आने की जरूरत नहीं थी। हाँ, दर्शक आप जान लें, प्रतिभागी आप यह समझ बना लें, जो जगह आपको मदद के लिए उपलब्ध है वही जगह का इस्तेमाल आप करेंगे। घायल को हिलाए डुलाएंगे नहीं। आपने देखा घायल को आराम के पोजीशन में रखा गया। यह प्रोसेस शुरू है लुक, लिसन एंड फील का। लुक का मतलब जो रेस्क्यूअर है वो देख रहा है पेट को उठते हुए, गिरते हुए। सुन रहा है अपने कानों से आहत के नाक के पास ले जाकर कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। मित्र, हाथ रखा है उसने छाती पर, यानी फेफड़े में अगर गति है
तो वह भी देख रहा है। एक साथ 3 मैकेनिज्म, पहला लुक, दूसरा लिसन और तीसरा फील का बेहतर मैकेनिज्म। मैं पूछता हूं, सांसें चल रही हैं भाई? सांसें चल रही हैं। यदि घायल व्यक्ति अचेत मिले और उसकी सांसें चल रही हों तो क्या करेंगे? उसे हम रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, बड़ी आराम से रिकवरी पोजीशन देना शुरू करेंगे। दोनों ही तरीके हैं। पहले उसने क्या किया, उसने जो आहत व्यक्ति है उसके बाएं हाथ को, आपको अगर अच्छा लगे ऐसा हो कि दाएं हाथ तरफ ही करेंगे, कर सकते हैं। उसने बाएं हाथ को किनारे किया, सिर के किनारे, सिर के नीचे भी कर सकते हैं, सिर के किनारे भी। उसने उसके सिर मोड़ दिए हैं। उसने दाहिने हाथ, आहत के दाहिने हाथ का लॉक बना दिया है और उसे बिछावन पर सटा दिया है। ये स्थिति लॉक बनाने के लिए है, क्योंकि जो आहत व्यक्ति है वो जिधर मोड़ा गया है उसे गिर ना जाए। यह स्थिति कौन सी स्थिति है? रिकवरी पोजीशन की है। मित्रों, आप बाएं ओर या दाएं ओर किसी भी तरफ कर सकते हैं। ये एनर्जी देने वाली स्थिति है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज रात में खाने के बाद निश्चित तौर पर आप इस पोस्चर में यदि अपने आप को रखेंगे, आप पाएंगे कि आराम मिल रहा है आपको। नई ऊर्जा आपके शरीर में संचारित हो रही है। ये तब करेंगे हम जब व्यक्ति बेहोश हो और उसकी सांसें चल रही हैं। जो ही आप रिकवरी पोजीशन में रखेंगे मित्र, उसका सांस तो चल ही रहा है, वह होश में आ जाएगा। और मैं देख रहा हूं घायल बच्चे की आंख खुल गई है और वह उसे हिला डुला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेहोश की स्थिति में दूसरी स्थिति होती है बेहोश होना और सांस का नहीं चलना। 4 स्थितियां। होश में है तो नीचे से ऊपर तक जांच लेंगे, पूछ लेंगे। होश में है और चॉकिंग हो गया है, चॉकिंग का लक्षण आवाज नहीं निकलना, खांसी की तरह लगना, नीला ओठ, तनी हुई गर्दन की नसें वगैरह वगैरह, तो चॉकिंग का उपाय करेंगे। ये दोनों होश वाली स्थिति है। बेहोश में पहली स्थिति, वो बेहोश है और उसकी सांसें चल रही है या नहीं? हाँ, आपका उत्तर सही है। आपने उत्तर दिया हाँ, यानी उसकी सांसें चल रही हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो मित्र रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। अब लास्ट स्टेज ये है कि वो बेहोश मिल सकता है, और बेहोश मिला है और उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। यह सबसे संवेदनशील मामला है, यानी सबसे गंभीर, और इसमें आपको तुरंत मदद के लिए आगे आना चाहिए। आप देखेंगे सांस चेक करेगा, आप पुनः दिखाएंगे सांस कैसे चेक करेंगे। लुक, लिसन एंड फील। देखा सांस चली है भाई? नहीं। अब वो कैरोटिड पल्स भी चेक करता है, हम पल्स की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देख लें। कैरोटिड पल्स आपको दिखा रहा है रेस्क्यूअर ठीक ग्रास नली के किनारे और दोनों जबड़ों के नीचे। आप अपनी उंगलियां ले जाएं, थोड़ा दबाव बनाएं, आप देखेंगे आपकी अंगुलियों को नीचे से कोई ठक 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 कर रहा है या नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो आपको इसका तुरंत केयर करना चाहिए और इसकी जान बचानी चाहिए। वो नहीं चलने का मतलब इसकी मौत हो गई है, कभी नहीं। आपको क्या करना चाहिए? सीपीआर। सीपीआर का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। मित्र, डॉक्टर भी हार्ट फेल की स्थिति में सीपीआर ही करते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि वहां कुछ टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो ये दिखाते हैं कि आपका किस लेवल तक सीपीआर सही है। मित्र, हमारे ये सहयोगी साथी केवल कैरोटिड पल्स के आधार पर ही जांच लेते हैं कि हमारा सीपीआर काम कर रहा है या नहीं, कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन हमारा सफल है या नहीं।
आप देख रहे हैं, पहुंचा है नजदीक, उसने तलाश लिया, कहीं कोई चुभने वाली वस्तु नहीं है। अब सीपीआर, कार्डियो, कार्डियो मतलब हृदय, पल्मोनरी फेफड़े, रिससाइटेशन पुनर्वापसी, यानी फेफड़े की गतिशीलता, हृदय की गतिशीलता, दोनों को वापस लाना है। आप अगर ओपन हार्ट सर्जरी देखेंगे और हार्ट अगर किसी बर्तन में रखा है निकाल के, तो वो कूदता है, यानी वो हमेशा गतिशील होता है। आपको केवल अपने प्रयास से, यदि वो बंद हो गया है तो चला देना है। आइए, कंप्रेशन हमें कहां करना चाहिए मित्र? कंप्रेशन हमेशा ही हार्ट पर करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि हार्ट का लोकेशन क्या है, आपका उत्तर होगा हार्ट तो बाईं ओर होता है। ना 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 ना, दिल तो पागल और दीवाना है, इसलिए वो हमेशा ही बीच में रहता है, किसी की ओर नहीं। हाँ, ये बात भी आपको जानना चाहिए कि बाईं ओर हृदय का होना इसलिए मानते हैं क्योंकि हृदय का निचला हिस्सा थोड़ा सा 20% बाईं ओर झुका होता है, इसलिए प्रायः हार्ट को हम बाईं ओर मानते हैं, लेकिन हार्ट का पोजीशन बीच में। अब मदद करने वाला पहुंचा है, बिल्कुल बारीकी से आप देखेंगे सीपीआर की इस प्रक्रिया को। उसने चेक कर लिया, सांसें नहीं चल रही हैं, सीपीआर देना है। अब आप देखेंगे कैसे वो हार्ट को लोकेट करता है कि जो घायल, वो सबसे पहले चेक करता है रिब्स को, जहां इन्वर्टेड भी है रिब्स। गुड, वेरी गुड, बढ़िया दिखाते हुए। वहां ठीक उसके ऊपर एक बोन होता है जिसे हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं। यह शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो अब स्टर्नम का क्या काम? ठीक उसके ऊपर और सटे हमें दोनों हथेलियों को जोड़कर रखना होगा, वही हार्ट का पोजीशन है। घायल व्यक्ति के लंबाई के अनुरूप या तो हम 4 अंगुल, 5 अंगुल या 6 अंगुल ले सकते हैं और अपनी हथेलियों को रखते हैं, दोनों हथेलियों को रखना है मित्र। नीचे वो हथेली होगा जिससे आप रोज बरोज काम करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। आप देख रहे हैं मदद करने वाले व्यक्ति ने अपनी पहुंच बनाई है, दोनों हथेलियों को एक दूसरे से जकड़ लिया है, वह भी दिखाएगा। देख रहे हैं आप जकड़न कितनी मजबूत जकड़न उसने बना ली है। हार्ट को उसने पहले लोकेट कर लिया था, उसने उस लोकेशन पर के साथ वहां हथेलियां उसने रख दी है। उसने अपने शरीर को इस स्थिति में रखा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दबाव उसके चेस्ट पर यानी हृदय पर बना सके। मित्रों, लाइव पर ये हम नहीं करते, लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखा रहे हैं। एक बार में 30 कंप्रेशन होगा, लेकिन बोलते हुए होगा। मित्र, आप यह भी ध्यान से देख रहे होंगे कि हथेलियों से कंप्रेशन के क्रम में केहुने पर किसी भी प्रकार का मोर नहीं है, यानी मोर नहीं होता है। आप टाइट रखेंगे, हृदय से 90 डिग्री के एंगल पर यानी लंबवत हाथ रखा जाएगा ताकि पूरा कंप्रेशन हार्ट पर हो और हमारा प्रयास शीघ्र जो घायल व्यक्ति है उसे मिले। बोलते हुए 30 बार कंप्रेशन स्टार्ट। कितनी तेजी से कंप्रेशन करता हुआ रेस्क्यूअर 30 कंप्रेशन कर लिया उसने। उसके बाद 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, लंग्स को फंक्शनल करने के लिए नाक उसने बंद किए हैं। जब भी आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करेंगे, नाक को बंद रखेंगे ताकि आपने जो हवा दी है, आर्टिफिशियल हवा लंग्स को चलाने के लिए दिया है, वो बाहर नहीं निकल जाए। इसलिए एक हाथ से नाक बंद रखेंगे, मुंह से माउथ टू माउथ क्या किया हमने? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किया। इसके बाद चेक करेंगे, भाई चेक किया आपने? नहीं आया है। मित्र, 1 मिनट में ये 1
बार का जो गतिविधि है 3 बार करेंगे। आप जोड़ें 30, 30 और 30 कितना हुआ? आप निश्चित तौर पर 90 कहेंगे। 2 2 2 कितना हो गया? 6। 90 और 6 मिलाएंगे कितना हो गया? 96। और आप यदि अपने पल्स को देखें, हाथ के पल्स को देखें, तो इसी के आसपास आपका पल्स रेट 1 मिनट में आता है। ये साइंटिफिक रीजन है मित्रों, और इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि पहली दफा कंप्रेशन के बाद 2 माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बाद उसने कैरोटिड पल्स चेक किए, पल्स नहीं चला है। अब क्या करेगा? पुनः यही क्रिया वो दोहराएगा। स्टार्ट। उसने फिर 30 कंप्रेशन, नाक बंद किए, 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ध्यान रखेंगे, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में आप अपना रुमाल या अपना कपड़ा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका सर्वाइवल पहले जरूरी है। आप अगर घायल व्यक्ति के कपड़ा का प्रयोग करेंगे तो उसके जो जीवाणु विषाणु हैं वो आप खुद ले लेंगे। इसलिए नहीं, पहले हम लोगों ने शुरू में देखा था सेफ्टी किसका? पहले अपना। हमारा सर्वाइवल मस्ट है, यानी हम अगर बचेंगे तभी मदद करेंगे उसको। अर्थात आपको अपने सर्वाइवल का ख्याल यहां इस रूप में रखना है कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करेंगे, यानी मुंह में मुंह सटाएंगे तो हम अपना कपड़ा रखकर सटाएंगे ताकि उसका इन्फेक्शन हमें नहीं लग जाए। आइए अब पूछते हैं, क्या चेक हो गया भाई? यस सर। चलने लगा है? यस सर। वाह, वेरी गुड, प्रयास कामयाब हुआ। और आसपास के जो लोग दर्शक बैठे हैं उन्होंने खुशी जताई है। चलने का मतलब यह हुआ उसकी सांसें चलने लगी, सर्कुलेशन शुरू है। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप इसके बाद क्या करेंगे? मित्र, होश में लाने के लिए क्या करेंगे? अरे आपने तो बिल्कुल सही कहा। आपका कहना था कि हम उसे रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, और रिकवरी पोजीशन में रखता हुआ कौन? जो मददगार है, मदद करने वाला व्यक्ति है। और इसके बाद क्या करें? गुड। अभी आप देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को। आपने देखा रिकवरी पोजीशन, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल वह होश में आ जाएगा और रिस्पॉन्स करेगा। आइए, ये मदद करने का एक प्रोसेस है जो आपको अपनाना चाहिए यदि आप किसी की मदद के लिए पहुंचते हैं। ध्यान ये रखना है कि हम अपने आप को क्या करेंगे? उसके साथ रखेंगे, लेकिन अपने पास नहीं रखेंगे। उसे लेकर अस्पताल जाएंगे और पहुंचाएंगे। भाई 2 हैंड स्ट्रेचर दिखाइए। अभी आप देखेंगे 2 हैंड स्ट्रेचर। 2 हैंड स्ट्रेचर में कैसे 2 रेस्क्यूअर मदद करता है और एक व्यक्ति को स्ट्रेचर अगर उपलब्ध नहीं है तो उठाकर ले जाता है। आप ध्यान से देख रहे हैं कि रेस्क्यूअर पहुंचते हैं और 2 हैंड बैंड सीट में रेस्क्यूअर के अपोजिट हैंड थे, एक का बायां दूसरे का दायां, लेकिन 2 हैंड स्ट्रेचर में समान हाथ होते हैं, यानी दोनों ही रेस्क्यूअर के बाएं हाथ अगर हैं तो दोनों ही के बाएं हाथ होंगे, नहीं तो दोनों के ही दाएं हाथ होंगे। दोनों ही के 2 हाथ फ्री होंगे। ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, ये दिखाते हुए 2 रेस्क्यूअर। आइए अब हम देखते हैं कैसे वो ह्यूमन 2 मैन ह्यूमन स्ट्रेचर बनाते हैं। ये इमरजेंसी रेस्क्यू का मुद्दा है। हम देख रहे हैं इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड्स। बैठने का तरीका, आमने सामने नहीं बैठा है रेस्क्यूअर, दोनों अलग अलग बैठे हैं। दोनों ने अपने वह हाथ जिसे जोड़ना है घायल के कमर को उठाते हुए उसे उसके नीचे रखा। एक रेस्क्यूअर ने सिर के नीचे हाथ लगाए और दूसरे रेस्क्यूअर ने पैर के नीचे, और उठाया उन्होंने इतनी तेजी से कि शायद वो अगर सही होता तो कहता कि मुझे मार ही डालोगे क्या।
भाई बड़ी तेजी से आया। उसने दोनों रेस्क्यूअर ने जांग पर रख लिए हैं घायल को, अब वो लेकर उठ गए। बेजोर समन्वय। याद रखें, जब घायल को हम लेकर चलते हैं तो हम उसे पैर की तरफ से लेकर चलते हैं, लेकिन जब हम एम्बुलेंस में उसे रखेंगे तो सिर के तरफ से ले जाते हैं। आपको दिखाता हुआ, अगर सामने का टेबल एम्बुलेंस है तो सिर की तरफ उसने एम्बुलेंस की ओर उसे पहुंचाया, और जिधर इंजन है एम्बुलेंस का उधर घायल का सिर रखा और दरवाजे की ओर पैर। ऐसा इसलिए कि सिर पैर की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर बाहर सिर होता और चोट लग जाए कहीं तो परेशानी होगी, इसलिए सिर भीतर की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए अब हम आपसे चर्चा करें फायर आग की। मित्र, इसके पहले क्यों नहीं ब्लैंकेट लिफ्ट, मित्र 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 ब्लैंकेट लिफ्ट मोड़ के 4 रेस्क्यूअर लगेंगे। मित्र, यदि आपके पास, आप विद्यालय में हैं और आपके पास कोई संसाधन स्ट्रेचर नहीं है, बस उसी पर दोहरा कर लीजिए, कोई संसाधन स्ट्रेचर का नहीं है और स्ट्रेचर बनाना है आपको, क्या होगा? आपके यहां अगर लड़कियां हैं तो उनकी ओढ़नियां हो सकती हैं, उनके स्टॉल हो सकते हैं। मित्र, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। अब देख रहे हैं आप कैसे ब्लैंकेट स्ट्रेचर बनाते हुए। साथी, ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों नहीं जा रहे राहुल तुम यार? तुमको होना, राहुल को लो भाई। ये बिल्कुल कटा कटा क्यों है? टीम लीडर क्यों कट गया है समझ में नहीं आता भाई। टीम लीडर को भी साथ होना चाहिए। एक तरफ बैठेगा वो, या आप बताइए कैसे करेंगे? अगर आप रेस्क्यू में आना चाहते हैं, सो गुड। राहुल बताता हुआ अंदर की ओर मोड़ते हैं, जितना लपेट सकें टाइटन करेंगे, इतना टाइटन करेंगे कि बिल्कुल शरीर में सट जाए, उल्टा मोड़ते हुए, लपेटते हुए। अब पकड़ने का तरीका भी राहुल बताएंगे। आप कैसे पकड़ेंगे? आप मुट्ठी नीचे की ओर से होगी या ऊपर? मुट्ठी ऊपर की ओर। वेरी गुड। और क्या होगा? क्रॉस होगा। जितना ज्यादा क्रॉस उतना ही ज्यादा सुविधा। एक हाथ आप रखेंगे पैर की तरफ, ज्यादा पैर की तरफ ले जाइए, पैर की तरफ, ताकि पैर लटके नहीं, बिल्कुल लीनियर पोजीशन में लेकर चलेंगे। वाह, हाथ झुला के चलेंगे, टांगते नहीं है, हाथ झुलता रहेगा। ध्यान रखें, जब भी स्ट्रेचर कैरी करेंगे तो हम झुलाकर हाथ ले चलेंगे, और झुलाते हुए ये रेस्क्यूअर एक राउंड और लगाइए, और पैर की तरफ से ले जाते हुए। लेकिन यदि एम्बुलेंस में लादना हो तो फिर आपसे सवाल, किस तरफ से लादेंगे मित्र? अरे भाई, आपका सही उत्तर आया। एम्बुलेंस में जब भी रखेंगे हम सिर के बल रखेंगे, सिर के बल रखेंगे, सिर के बल रखेंगे, सिर के बल रखते हुए स्ट्रेचर पर। आप देख रहे हैं बड़ी सावधानी से उन लोगों ने एम्बुलेंस, जो आपके सामने एक टेबल है जिसको आज के लिए एम्बुलेंस हमने घोषित किया है, घायल को सिर के बल घुसाते हुए, रखते हुए। मित्र, 2 और इमरजेंसी रेस्क्यू हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद हम आपको फायर की ओर ले चलेंगे। फायर का क्लास कौन करेगा? कर लोगे? गुड, वेरी गुड। पहले हम फायर का कर लें। धन्यवाद। चलो, टीम लीडर राहुल फायर एक्सटिंग्विशर के साथ है। भाई, आग का केमिस्ट्री है, आग का रसायन है, और ये आग का रसायन 3 चीजों से मिलकर बनता है। हम फायर की चर्चा कर रहे हैं। आम दिनों में कैमरा मैन से आग्रह होगा कि जहां जहां राहुल दिखाना चाहेगा वहां आप कैमरा ले जाएंगे, किसी एक्सपर्ट को दीजिए राहुल, और आप वहां पहुंचिए। कैमरा पर योगेश राय और फायर एक्सटिंग्विशर पर राहुल। आइए अब देखते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर। पहले हम चर्चा कर लें आग का केमिस्ट्री। 1 मिनट राहुल, हम आग के केमिस्ट्री की चर्चा पहले करेंगे। जब तक 3 चीजें नहीं होंगी आग नहीं होगा।
पहला है हीट, दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा फ्यूल, जलने वाली वस्तु। मित्र, फ्यूल कई प्रकार के होते हैं, हीट ओरिजिनेट करने वाले भी कई प्रकार के होते हैं, और ऑक्सीजन तो सब जगह एक ही है। मुझे आप सुन रहे हैं, लेकिन 2 हैंड बैंड सीट के साथ साथ 3 हैंड बैंड सीट भी दर्शाता हुआ आपके साथ आपको ज्यादा से ज्यादा दिखा देने, सिखा देने के लिए उत्सुक हमारे वॉलंटियर आग की चर्चा कर रहे हैं। हम आग की चर्चा करेंगे, आप सुने, लेकिन स्क्रीन पर देखें, 4 हैंड बैंड सीट दिखाइएगा आप लोग। मित्र, 3 चीजें आग के लिए आवश्यक, एक फ्यूल, दूसरा ईंधन, तीसरा ताप। आइए, बुझाने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कूलिंग। स्क्रीन पर आप 4 हैंड बैंड सीट देख रहे हैं, यह ले जाने का एक इमरजेंसी रेस्क्यू का तरीका है। पहला बुझाने का तरीका कूलिंग, यानी आग को ठंडा करने। दूसरा तरीका है स्मूदरिंग, यानी गला घोंट दें। किसका? ऑक्सीजन नहीं जाने दें आग के पास। मित्रों, इसके बाद तीसरा तरीका है स्टार्वेशन का, यानी भूखों मार देना है। किसे? आग को, यानी जलावन अगर निकाल लें। ये तरीके हैं फायर एक्सटिंग्विश करने के। मेरा निवेदन होगा राहुल से कि वो फायर एक्सटिंग्विशर के पास पहुंचे और सबसे पहले आप निडल दिखाएं। अभिषेक, वो फायर एक्सटिंग्विशर भी आप लेकर जाएंगे, निडल दिखाएंगे। आपको सबसे पहले जो उसमें निडल लगा हुआ है उसे देखना है, मीटर लगा हुआ है उसे देखना है। राहुल, आप बताएंगे कि उसका क्या औचित्य है। बोलिए, शुरू कीजिए। खैर साउंड वहां नहीं है, मैं ही बताता हूं, आप हाथ से इशारा करेंगे। देख रहे हैं एक गोलाकार मीटर, उसमें 2 रंग बने हैं, एक लाल एक हरा। निडिल लगा है। यदि निडिल हरे रंग पर है तो वो काम के लायक है, या नहीं है तो काम के लायक नहीं है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर भी लाया गया है, दोनों को आप देखिए, एक में हरे रंग पर निडिल है और दूसरे में हरे रंग पर नहीं है। यानी एक जो छोटा वाला है आप कहेंगे ये काम का लायक नहीं है, और दूसरे वाला बड़ा वाला काम के लायक है। मित्र, फायर एक्सटिंग्विशर रखना एक गरिमा का प्रश्न है। मॉनिटरिंग करना कम महत्वपूर्ण नहीं है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसे चलाना। फायर एक्सटिंग्विशर आप रखें, आपके विद्यालय में हो सकता है, घर में हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं और आप ईमानदारी से उत्तर दें कि क्या आपको उसे चलाना आता है। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि सबों के सामने आप ना नहीं कह सकते, क्योंकि आपने रखा है उसको, लेकिन मैं जानता हूं चलाने नहीं आता है। इसका एक साधारण सा सूत्र है, और वो सूत्र है PASS, यानी PASS, पास माने उत्तीर्ण हो जाना, आग से जीवन को बचा लेना, नई जिंदगी में वापस आ लेना। P फॉर पुल एंड प्रेस। दिखा रहे हैं आपको यह पूरी टीम, जिसके नायक राहुल है, और उन्होंने दिखाया आपको जो सील है उसको पहले तोड़ा, उन्होंने सील तोड़ लिया, गुड। और सील के साथ जो कील लगी है उसे खींचेंगे, खींच लिया गया। यहां हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसे ऑपरेट करते हैं तो ये पाउडर इसका खत्म हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, आपने खींच लिया। इसके बाद आप देख रहे हैं लीवर के बीच में एक पीले प्लास्टिक का अवरोध है। आपको पुल के अंतर्गत कील तो खींचना ही है, इस पीले प्लास्टिक को भी खींचकर बाहर करेंगे। यह पुल हो गया। अब इसके निकालने के उपरांत आपको प्रेस करना है, यानी लीवर को दबाएंगे। लीवर को दबाने के पहले आप एक झटके के साथ पूरे फायर एक्सटिंग्विशर को अपने हाथ में उठा लेंगे, और एक नोजल पाइप, कितनी शीघ्रता से नोजल पाइप को रेस्क्यूअर ने अपने हाथ में रख लिया।
ये प्रेस सब करेंगे। ध्यान रहे, प्रेस करने के पहले आपको अपने नाक और मुंह ढकने हैं, क्योंकि इससे पाउडर निकल सकता है। आग जहां लगी है, धुआं से घुटन आपकी हो सकती है, इसलिए बेहतर है इसके प्रयोग करते के साथ साथ आपको नाक मुंह कवर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पी के बाद ए का मतलब आप एम करेंगे जहां आग जल रहा है। आप देख रहे हैं दोनों रेस्क्यूअर का ध्यान आगे आग की ओर है, लक्ष्य की ओर है। लक्ष्य पी फॉर पुल एंड प्रेस, सेकंड ए फॉर एम, एंड तीसरा अक्षर पास में एस है। एस का मतलब स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब हिलाना डोलाना। हो सकता है जहां से आग जनरेट हो रहा हो उससे अलग भी कहीं आग का जनरेशन हो रहा हो, यानी जनरेशन शुरू है स्क्वीज। एंड लास्ट एस फॉर स्वीप है, पूरी तरह जमीन से आग को साफ कर देना, बहार देना, बहार देना। इस प्रकार आपको किसी भी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, PASS। लेकिन इसके पहले आपको मैं लिए चलूंगा। आप देख रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर को क्या लिखा है, पाउडर। दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में ऊपर क्या लिखा है, पाउडर। पाउडर लिखा है, यानी उसमें भरा है ड्राई केमिकल पाउडर, जिसे हम DCP कहते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर आगे लिखा है ऊपर। राहुल, ऊपर ऊपर तुम्हारा उंगली जहां है वहां क्या लिखा है, वाटर। अरे वाह, क्या बात है, बेहतर संयोग, एक पाउडर का है और दूसरा वाटर का है, यानी एक में सॉलिड भरा है, पाउडर भरा है, दूसरा में लिक्विड भरा है। अब आप देखें उस पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर क्या क्या लिखे हैं। पहले पाउडर वाले पर देख लें क्या लिखा है, ABC, यानी ए ग्रेड का फायर। ए ग्रेड का फायर वह होता है जो सॉलिड में आग लगने पर होता है। बी ग्रेड का फायर वह होता है जब लिक्विड में आग लगता है। सी ग्रेड का फायर वह फायर होता है जब आग गैस में लगती है। पाउडर यानी ड्राई केमिकल पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर केवल इन्हीं 3 प्रकार के अग्नि को शामित करेगा। मित्रों आगे बढ़ें। यदि चौथे प्रकार का फायर यानी केमिकल फायर है, वो डी ग्रेड का फायर है, उसके लिए यह फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा। 5वें प्रकार का फायर है इलेक्ट्रिक फायर। वो फायर इस यानी ड्राई केमिकल पाउडर से नहीं बुझा पाया जा सकेगा। आइए अब हम लिए चलते हैं आपको वाटर वाले। भाई क्या लिखा है उस पर, कौन कौन से अक्षर बोलिए राहुल। ओनली ए, यानी ये पानी वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो भीतर पानी भरा होता है, और CO2 प्रोड्यूसर केमिकल्स होते हैं। यानी एक केवल लिखा होना, वो केवल सॉलिड फायर के लिए है, लिक्विड और गैस वाले फायर के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि निकलता हुआ पानी अगर तैलीय पदार्थ पर आप देंगे, वेरी गुड, ए, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है, आपने सही दिखाया था। और ये फायर केवल वाटर वाला जो फायर है वो केवल किसके लिए है भाई, सॉलिड के लिए है। यानी जब ही आप इसे लिक्विड पर डालेंगे, हाँ सॉलिड फायर जो होता है, ए ग्रेड का जो फायर होता है वो सॉलिड होता है, लकड़ी पर हो सकता है और वो पेपर पर हो सकता है, मोटे गत्ते का हो सकता है। अगर ठोस में आग लग जाए तो ए के लिए ही है ये वाटर। ये अगर आप वायल में यूज करेंगे तो वाटर के ऊपर तेल आ जाएगा और आग जलता ही रहेगा। इसलिए ये केवल सॉलिड के लिए है, अन्य के लिए नहीं। लेकिन अभी जो दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा वो पाउडर का था और वो दोनों ही प्रकार के फायर के लिए था। धन्यवाद। आइए डूबने वाली मित्र, पानी केरल की घटना का जिक्र मैं करूंगा। पानी डूबने की घटना,
कैसे डूबे हुए व्यक्ति का उपचार हम करेंगे, कहीं भी आपको वो मिल सकता है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो डूब गया है उसे रेस्क्यूअर लेकर आता है और उपाय करता है। वो कैसे उसके पेट से पानी निकालने का प्रयास करेगा, आप देखेंगे। पानी, मित्र, मेरे सहयोगियों ने मुझे याद दिलाया। पहले खड़ा कराइए उसको, राहुल, पहले खड़ा कराइए। ओके, थैंक यू। राहुल को मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि कैमरा पर वो अपनी नजर टिकाए रखें। हाँ, अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो उसे पीछे से हम खींचेंगे पकड़ के, मदद के लिए योगेश जाएंगे और दिखाएंगे आप कैसे पकड़ेंगे। निपुण व्यक्ति पहुंचता है और ये हाथ फ्री रखेंगे आप, वो हाथ फ्री रखें और पीछे पकड़ते हुए आप बढ़ेंगे। दिख रहा है तैरते हुए वह पीछे पकड़ के जाता है। यानी डूबने वाले व्यक्ति से अपने आप को पकड़ के बाहर रखना है। आइए, उसके बाल को पकड़ के भी पीछे से हम खींच कर ले जा सकते हैं। उसके कपड़े को भी, यानी अगर शर्ट है, कॉलर, गंजी है, उसे भी, यानी उसके हाथ क्यों पकड़ रहे हो? हाथ के पकड़ बिल्कुल नहीं। मित्र, जब भी आप डूबते हुए व्यक्ति का रेस्क्यू करेंगे, उसके हाथ के, यानी डूबते हुए व्यक्ति के हाथ के पकड़ से दूर रहेंगे। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल कॉलर, कपड़े, कुछ भी वो जिनसे आप संपर्क तो कर सके डूबते हुए व्यक्ति के साथ, लेकिन उसके पकड़ में नहीं हो। आइए, कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे। अगर डूबा हुआ व्यक्ति मिल जाता है आपको तो हम देखेंगे। आइए, डूबता हुआ व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया है और उसे पीठ के बल लिटा दिया गया है। रेस्क्यूअर पहुंचता है। पहले उसने डूबे हुए व्यक्ति के सिर को एक तरफ मोड़ता है और मोड़ कर रखता है। आपने देखा, उसने मोड़ दिया है ताकि अगर मुंह में कचरा फंसा है तो वो आसानी से निकल सकता है। उसने कचरा साफ किया, नाक भी दबा के और मुंह को दबाकर उसने कचरे को साफ किया। वेरी गुड। अब वह पैर की ओर आएगा। कचरा साफ करने के बाद पैर की ओर पहुंचता है और वह पैर की ओर पहुंचने के बाद दोनों ठेहुने को मोड़कर, दोनों ठेहुने को मोड़ना है, चेक नहीं करना है। दोनों ठेहुने को उसने मोड़ लिया है। पीछे बैठेंगे, ठीक पीछे बैठेंगे और दोनों ठेहुने को पकड़ेंगे। पीछे बैठेंगे, दोनों ठेहुने को पकड़ के एक साथ आगे दबाएंगे। पेट पर दबाव बनाना है, दबाइए। यस, पीछे ले जाना है, फिर दबाना है, पीछे ले जाना है, फिर दबाना है। ये तरीका है पेट से पानी निकालने का, कचरा निकालने का, जब व्यक्ति डूबा हुआ मिल जाए तो। दूसरा भी तरीका है मित्र, हम उसका भी प्रदर्शन चाहेंगे करना। पेट के बल आप डूबे हुए व्यक्ति को लिटाएंगे। डूबे हुए व्यक्ति को उसने पेट के बल लिटा लिया है। अब एक व्यक्ति पहले उसके किनारे बैठेगा और दोनों पांव भीतर की ओर, अभी आप वैसे ही रखें भाई। एक व्यक्ति बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। अभिषेक किनारे बैठेंगे और दोनों पैर पेट के नीचे। आप कमर उठाइए योगेश, कमर उठाया और दोनों पांव डालिए बीच में सीधे। दोनों पांव इस पार उस पार कराइए। आपने देखा जो डूबा हुआ व्यक्ति है वो आपके पास आया, रेस्क्यूअर ने उसे लाया। पेट के बल, वहां कोई करीब तो नहीं थी। उसने क्या किया, उसने एक व्यक्ति की सहायता ली और दोनों पांव उसने डाल दिए हैं पेट के पास। अब जो रेस्क्यूअर है, मदद करने वाला है, डूबे हुए व्यक्ति की मदद के लिए आ गया है।
उसने दोनों ठेवने पर अपने को स्थिर किया और 1 2 3 की गिनती करते हुए 3 तक वो नीचे जाएगा। 1 2 3 और 3 2 1 करते हुए ऊपर लाएगा। 1 2 3 नीचे, 3 2 1 ऊपर। ये तरीका है। जो ही आप करेंगे त्यों ही आप उसे मदद कर उसकी जान बचा लेंगे। धन्यवाद। आइए अब स्नेक बाइट की चर्चा कर लें। सर्पदंश, ओके। अभी इसके साथ ही डूबा हुआ व्यक्ति अगर है तो हम उसे उठाकर ले जाएंगे और ये तरीका फायरमैन लिफ्ट का होगा बाद में। चलो वेलकम। फायरमैन लिफ्ट की बात करेंगे। डूबा हुआ व्यक्ति है और उसे हमें पहुंचाना है तो हम फायरमैन लिफ्ट करते हुए उसे ले जाएंगे। या अगर स्पाइनल कोड में इंजरी नहीं है तो एक व्यक्ति है और उसे उठाकर ले जाना है तो हम मदद लेंगे उसकी, करेंगे उसकी। और देखिए आप कैसे फायरमैन लिफ्ट होता है। फायरमैन लिफ्ट करते हुए हमारे स्वयंसेवक देख रहे हैं आप, जो व्यक्ति घायल है उसको उठा लिया है। किसने? रेस्क्यूअर ने, बचाव कर्मी ने। वो आया धीरे धीरे उसके आगे, क्योंकि वह होश में नहीं है या होश में हो भी सकता है, तो पकड़े हुए धीरे धीरे आगे आता है। उसने उसके दोनों पांव अलग किए। जिस पांव को उसने दोनों पांव के बीच डाला है वही हाथ उसने डाल दिए हैं दोनों पांव के बीच से। और मित्र उसका भी वही हाथ पकड़ता है जो हाथ और पांव उसने भीतर डाले हैं। अब उसका जो हाथ खाली बचा है उसने उसको अपने जांघ पर रखे और आराम से उसे उठाएगा। आपने देखा ध्यान से, यहां चलो। घायल व्यक्ति है और चूंकि ये घायल होश में है और डर रहा है इसलिए पकड़ता है। ना ना ना, यह बिल्कुल सुरक्षित है। यह फायरमैन लिफ्ट है। सामान्य स्थिति में हम ऐसे उठाकर भी कैरी कर सकते हैं, फायरमैन लिफ्ट। लेकिन अगर मामला डूबा हुआ हो तो आप देखेंगे कैसे बदलता हुआ चलता है। कंटिन्यूअस डुलाते हुए चलो। ये डुलाते हुए चल रहा है, क्या फायदा होगा? इससे पेट और छाती दोनों कंप्रेस होगा और कचरा भी बाहर निकलेगा, उसके होश भी वापस आएंगे, हार्ट और लंग्स दोनों कंप्रेस होगा और वह पुनः अपने पूर्व की स्थिति में वापस आएगा। भाई, ले जाना एक अहम मुद्दा है, आराम से रखना एक अन्य मुद्दा। उसने उसे आराम से देखा, आपने खड़ा किया, आगे फ्रंट में करता है, आता है, दोनों पैर सटाया उसने, पकड़ते हुए पीछे आया और अपने पैर का सहारा देते हुए उसे फर्स्ट एड पोस्ट पर लिटाता है। उसे फर्स्ट एड पोस्ट पर लिटाते हुए पहले कमर के बल बिठाया उसने, उसके बाद उसने उसे लिटाना शुरू किया है। आइए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2 मुद्दों पर जरूर हम चर्चा करेंगे, समय की पाबंदी है। एक स्नेक बाइट पर, दूसरा हैंड वॉश पर। हैंड एज हाइजीन, बच्चे आपके पास हैं, मिड डे मील है और बहुत सी सारी बातें हैं। भाई, पानी और जल दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण। शुद्ध पेयजल, शुद्ध तो मैं नहीं मानता, शुद्धता की गारंटी नहीं है। हाँ, अभी जहां जीवन कर है आरओ का प्रचलन बहुत है। मित्र, पानी हमें हमारी प्यास तो बुझाता ही है, हमें ढेर सारे मिनरल्स भी देता है। आपको बताते चले कि पानी जो चीजें हमें देता है उन चीजों में बहुत सी चीजें होती हैं, वो खनिज होती हैं। आरओ की चर्चा जो ही हम करेंगे उसमें से अब हम चर्चा करें। विद्यालय का एक महत्वपूर्ण घटक है जल और पीने का पानी। मिड डे मील की व्यवस्था है, बर्तन साफ करना, हाथ साफ करना, खाना बनाने आवश्यक है पक्का। मित्रों, हम ये कह नहीं सकते कि जो जल हमारे पास है वो शुद्ध है। आइए हम चर्चा कर लें कि जल में
कितने खनिज होते हैं, अनगिनत मित्रों। पीने योग्य जो पानी है उसमें आयरन होता है और वो 0.3 मिलीग्राम होना चाहिए। पीने वाले पानी में जिंक होता है और वो 5 मिलीग्राम होना चाहिए। पीने वाले पानी में कॉपर होता है। मित्र, आज कल प्रचलन है कि कॉपर वाले बर्तन जग में ही पानी रखें, लेकिन शायद ये पता नहीं कि उसकी कितनी मात्रा हमें लेनी है। कॉपर की मात्रा 1.3 मिलीग्राम होना चाहिए। आयोडीन की मात्रा 4 से 8 आयोडीन युक्त नमक हम लेते हैं, लेकिन तब जब आयोडीन की कमी हो। उसकी मात्रा पानी में 4.8 मिलीग्राम, कैल्शियम 5 मिलीग्राम, फास्फोरस की मात्रा 0.005 टू 0.05 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 30 मिलीग्राम, फ्लोराइड 0.0 टू 1 मिलीग्राम। मित्र, ये जो मात्रा है वो अगर फ्लोराइड की अधिक मात्रा होगी पानी में तो अस्थि प्रभावित है। सोडियम की मात्रा की पानी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, और अब तक आपने सुना आर्सेनिक तक को। अब आइए अम्लता की बात करें। वो पीएच के माध्यम से अम्लता पता चलता है। मानक अम्लता पीएच पानी में 6.5 टू 8.5 होनी चाहिए। टीडीएस, टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ये बताता है टीडीएस, और इसका माप हम करते हैं पीपीएम में। आइए, पीने योग्य पानी की का माप पीपीएम में 0 टू 50 है। आइए अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को, और वह मुद्दा है हैंड वॉश का। मित्रों, हैंड वॉश में चाहे कितनी चरण आप बना लें, लेकिन बच्चों को जरूर बताएं, केवल और केवल 6 चरण है। ये चरण है, एक एक एक। दूसरा स्टेप, दो 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 दो, 3। ये तीसरा स्टेप, 3 3 3 3 3 3 3 3 3। चौथा स्टेप, 4 4 4 4 4 4 4। ये 5वां स्टेप, 5 5 5 5 5 5 5। ये 6ठा स्टेप, ईच अंगुली 6 6 6 6 6। हाथ धोएं और हाथ को बज्जू करें, यानी हाथ ऊपर की ओर करें, ताकि अशुद्धियां नाक से ना गिरे, वो केवने से नीचे की ओर गिरे। और हाथ धोने के बाद यदि अशुद्धियां अवशेष रह गई हो तो वो नक के पास जमा ना हो, वो जमा हो जाए केवनी के पास। यानी हाथ पूरी तरह संदूषण रहित और काम के लायक। जल से संबंधित कुछ बीमारियां भी हैं जिनकी चर्चा हम शायद नहीं कर पाए, लेकिन अब यह मंच मैं पुनः राष्ट्र के प्रतिनिधि राहुल जी को वापस करता हूं, और उनसे आग्रह है कि आप अब आगे की कार्यवाही संपन्न करें। धन्यवाद। धन्यवाद छत्तीसगढ़ शासन को, धन्यवाद शिक्षा विभाग को, धन्यवाद सर्व शिक्षा अभियान को, धन्यवाद यूनिसेफ के टीम को, धन्यवाद राष्ट्र के टीम को, और आखिरी लेकिन नॉट लिस्ट यानी कम नहीं, सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे प्रिय दिल में बसने वाले अध्यापकों को, जो इस बात के लिए संवेदनशील हैं और इतना देर हमारे साथ रहे, कष्टों को दूर करने के लिए, बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, कष्टों को झेल जाने के लिए और समुदाय को बनाने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रवण जी आपका, और मैं रॉस की टीम और यूनिसेफ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस शाला सुरक्षा के लिए हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी, और आशा करते हैं हम आगे भी ऐसी ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और मैं सारे जिला प्रशासन का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्टेट ऑफिस का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इसी के साथ हम विदा लेंगे सर आपसे, और अगली ट्रेनिंग के लिए फिर मिलेंगे सर। धन्यवाद सर।